Friends, in this video we will cover some more figures of speech. In the first video I have covered 8 figures of speech, and in this we start from the ninth one, that is onomatopoeia. Students, onomatopoeia is a figure of speech in which the sound of birds, animals, insects or natural objects suggest its meaning. हिंदी में बात करें तो कि ओनोमेटोपोइया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एक ऐसा अलंकार है जिसमें पशु, पक्षी, कीड़े या फिर प्राकृतिक चीज़ों की आवाज़ उसका मीनिंग बताती है। मतलब कोई भी सेंटेंस है उसमें यदि पशु पक्षियों की आवाज़ या कुछ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की आवाज़ इंडिकेट होती है तो उसमें हमारा ओनोमेटोपोइया अलंकार होता है। जैसे कि डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, बार्क डॉग के बोलने या भौंकने की आवाज़ के लिए हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर ओनोमेटोपोइया अलंकार है। कैट्स म्यूज। आगे, मिस्टर लैम्प हियर्ड द हमिंग साउंड ऑफ बीज इन हिज गार्डन। हमिंग मधुमक्खियों की भनभनाने या आवाज़ करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो हमिंग वर्ड है वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है। एलिट्रेशन देखेंगे। एलिट्रेशन, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड्स इज रिपीटेड। क्या मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड? एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि वोवेल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड को आप वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के साथ कंफ्यूज ना करें। वोवेल्स हमारे 5 प्रकार के होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे 21 टाइप के होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें वोवेल साउंड्स की तो वोवेल साउंड हमारे 20 प्रकार के होते हैं और जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो हमारी 24 होती हैं। तो हम देखेंगे जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड्स रिपीट होता है वहाँ पर हमारा एलिट्रेशन होता है। जैसे शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, तो जहाँ पर से वर्ड लेटर हमारा या कह सकते हैं कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। इसी तरह से आगे देखेंगे फुल फैदम 5 हिज मदर लाइज, तो यहाँ क्या है फुल फैदम 5, इनमें जो एफ ये साउंड है ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। इसके आगे बढ़ते हैं 11 एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द रिपीटेशन ऑफ वोवल साउंड्स अकर्स इन द सेंटेंस। एसोनेंस में क्या है कि वोवल साउंड्स रिपीट होती हैं। एसोनेंस में वोवल साउंड रिपीट होती है, जबकि एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है। देखेंगे ट्रू आई डू लाइक सू, तो जो ऊ साउंड है ट्रू आई डू लाइक सू ये रिपीट हो रहा है, इट मीन्स एसोनेंस है। आगे देखेंगे बाइंड अप योर येलो हेयर, तो बाइंड अप में जो ये रिपीटेशन है ये हमारा एसोनेंस है। आगे बढ़ें, द लाइट्स ऑफ द फायर इज ए साइट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 12th है हमारा पन क्या है? इन दिस लिटरेरी डिवाइस आ होमोनिम समझेंगे। होमोनिम क्या होता है? ए वर्ड विद मोर देन वन मीनिंग, एक ऐसा शब्द जिसके एक से अधिक मीनिंग हों, और ऐसे शब्द को क्या किया जाता है? इज यूज्ड टू डिनोट 2 डिफरेंट मीनिंग्स, 2 अलग अलग मीनिंग को इंडिकेट करते हुए प्रयोग किया जाता है। एंड बोथ मीनिंग्स फिट द सिचुएशन, और दोनों ही मीनिंग सिचुएशन पर फिट बैठते हैं। क्या मतलब है? दोबारा मैं इसको समझा दूं कि पन एक ऐसा अलंकार है
ऐसी एक डिवाइस है जिसमें एक होमोनिम यानी एक ऐसा वर्ड यूज किया जाता है जिसके अपने दो मीनिंग होंगे और वो दोनों तरीके से ही बिल्कुल फिट बैठेगा, तो वो कहलाएगा हमारा पन। देखें जैसे कि एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन। एक एम्बेसडर एक ईमानदार व्यक्ति है। हु लाइज एब्रॉड फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। जो इसमें लाइज वर्ड है, लाइज एक ही वर्ड दो अर्थ देता है। लाइज माने रहता है या लाइज माने झूठ बोलता है। तो क्या है भाई कि एक एम्बेसडर एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जो अपने देश के लिए दूसरे देश में रहता है, ऐसे कहेंगे तो भी फिट बनता है। या दूसरी तरीके से देखें, जो अपने देश के लिए दूसरे देश में झूठ बोलता है, तो ये भी हमारा सेंटेंस फिट बैठता है। मतलब लाइज वर्ड है वो दो अलग अलग मीनिंग देता है, एक रहना और एक झूठ बोलना, लेकिन ये दोनों ही मीनिंग दोनों तरीके से लगा के पढ़ेंगे तो दोनों तरह से फिट बैठेगा। यही कहलाता है हमारा पन। आगे देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इज लाइफ वर्थ लिविंग। क्या जीवन जीने योग्य है। इट डिपेंड्स ऑन द लिवर। यह लीवर पर डिपेंड करता है। अब लीवर का मतलब एक होता है जीने वाला यानी लिव का लिवर, जीने वाला, और दूसरा हो गया हमारा लीवर जो पाचन तंत्र को हमारे को दुरुस्त रखता है। तो इसमें क्या है कि जीवन क्या जीने योग्य है, तो यह लीवर पर डिपेंड करता है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि एक तो हमारे डाइजेशन पर डिपेंड करता है, का मतलब अगर हमारा पेट स्वस्थ है और मतलब हाजमा हमारा दुरुस्त है तो ये हमारा जीवन योग्य होगा, जीने योग्य बनेगा। और दूसरा क्या है, जीने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि भाई ये तो सबकी अपनी अलग अलग सोच है कि उसको जीने योग्य समझता है या नहीं समझता है। तो कुल मिलाकर जो लिवर वर्ड है यहाँ पर ये पन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट रिपीटिशन। अभी देखो रिपीटेशन के हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं, एलिट्रेशन और एसोनेंस, लेकिन एक वर्ड और भी है रिपीटेशन का। रिपीटेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम वर्ड इज रिपीटेड विदाउट एनी अदर वर्ड इन बिटवीन। जब एक ही शब्द, लेटर नहीं, कोई वोवेल नहीं और या फिर कोई कॉन्सोनेंट साउंड नहीं, बल्कि पूरा एक कंप्लीट सिंगल वर्ड का रिपीटेशन होता है और उनके बीच में कोई अदर वर्ड नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। जैसे कि स्माइल स्माइल स्माइल, या दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। नेक्स्ट देखेंगे कंसोनेंस। अभी एक पढ़ा था हमने एसोनेंस, अब हम पढ़ रहे हैं एक कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच द कॉन्सोनेंट साउंड एट द एंड ऑफ द वर्ड इज रिपीटेड। जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड के लास्ट में रिपीट होता है। हमने एलिट्रेशन पढ़ा था, एलिट्रेशन में क्या था कि कॉन्सोनेंट साउंड हमारा वर्ड के शुरू में रिपीट होता था, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट वर्ड के लास्ट में रिपीट होता है। जैसे रीडर, रेडर, राइडर। तो जो डर है ये वर्ड रीडर, रेडर, राइडर, ये हमारा क्या शो करा रहा है कि ये कॉन्सोनेंस है। आगे देखें लिंगर, लॉन्गर, लैंगर। थर्ड वाला देखें माइक्स, लाइक्स, हिज न्यू बाइक। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम देख रहे हैं एनाडिप्लोसिस। एनाडिप्लोसिस क्या होता है? Anadiplosiस is a literary device in which the last word of the clause or sentence is repeated at the beginning of the next clause or sentence। ये क्या होता है? एनाडिप्लोसिस तब होता है जब या तो क्लॉज का या सेंटेंस का अंतिम शब्द
एक आने वाले दूसरे सेंटेंस के शुरू में रिपीट होता है तो वो कहलाता है हमारा एनाडिप्लोसिस। क्या है देखो, अवर डाउट इज अवर पैसन एंड अवर पैसन इज अवर टास्क। तो इसमें क्या था, एक क्लॉज है अवर डाउट इज अवर पैसन, तो इसका जो अंतिम फ्रेज है ये अवर पैसन, ये आगे वाली क्लॉज में रिपीट हो रहा है शुरू में, अवर पैसन इज अवर टास्क। ठीक है, सेकंड देखेंगे, टैलेंट इज एन ऑर्नामेंट एंड एन ऑर्नामेंट इज ऑल्सो इन द कंसीलमेंट। तो जो एन ऑर्नामेंट है ये पहले वाली क्लॉज का अंतिम शब्द है, लेकिन यह है नई वाली क्लॉज में यानी आगे वाली क्लॉज के शुरू में रिपीट हो रहा है। इसी तरीके से देख लें, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज सो ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज सो ऑनेस्टी, और आगे वाले में क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी को पहले का लास्ट, पहली क्लॉज का लास्ट वर्ड है लेकिन दूसरी क्लॉज का पहला वर्ड है, और यही कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है, एनाडिप्लोसिस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनाग्राम। एनाग्राम क्या है, एनाग्राम इज ए लिटरेरी डिवाइस in which the writer jumbles up the part or letters of a word to create a new word। इसमें क्या होता है कि एक वर्ड है या वर्ड या कोई फ्रेज है, उसके लेटर्स को जम्बलिंग करता है और एक नया वर्ड बना देता है, तो ये कहलाता है एनाग्राम। जैसे कि डेबिट कार्ड, अब डेबिट कार्ड के इन्हीं अक्षरों को उलट पलट करके नया वर्ड बना दिया, बैड क्रेडिट। डेबिट कार्ड इज़ द बैड क्रेडिट। तो ये एक ही शब्द या एक ही फ्रेज के लेटर्स को उलट पलट करके जो नया वर्ड या फ्रेज बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनाग्राम। आगे देखें, एक सेकंड एग्जांपल है, द अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स को क्या कर दिया है, इक्वल द क्वियर सेक्स, द क्वियर सेक्स। तो ये भी क्या हम हो गया हमारा एनाग्राम। नेक्स्ट, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होगा, एनाफोरा इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द बिगनिंग क्लॉज और फ्रेज ऑफ ए सेंटेंस, क्या है, बिगनिंग क्लॉज और फ्रेज ऑफ ए सेंटेंस इज रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेंटेंस। इसमें क्या होती है, किसी सेंटेंस की शुरुआत की जो एक दो वर्ड होंगे, दो वर्ड तीन वर्ड, यानी शुरू के जो फ्रेज है वो हर सेंटेंस में रिपीट होगी। जैसे वी शैल कम टू स्कूल, वी शैल गैदर इन द प्रेयर ग्राउंड, वी शैल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। तो क्या हो गया, वी शैल पहले वाले सेंटेंस में भी है, वही दूसरे वाले सेंटेंस में वी शैल है, और वही थर्ड वाले सेंटेंस में वी शैल वी शैल वी शैल। तो ये क्या हो गया हमारा एनाफोरा। फिर से मान लें कि यदि सेंटेंस के पहली फ्रेज, सेंटेंस के शुरुआती फ्रेज या शब्द समूह की रिपीटेशन बार बार होती है तो वो हमारा एनाफोरा कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, एनास्ट्रॉफी। एनास्ट्रॉफ क्या होता है, एनास्ट्रॉफी इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द ऑर्डर ऑफ एंड नाउन इन द सेंटेंस इज एक्सचेंज्ड। यहाँ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन इन सेंटेंस इज एक्सचेंज्ड। तो जहाँ पर सेंटेंस का ऑर्डर चेंज हो जाता है वहाँ पर हम एनास्ट्रॉफी कहते हैं। जैसे ही चूजेज फ्लावर्स पर्पल एंड रेड। यहाँ क्या है, जहाँ एडजेक्टिव आना चाहिए था
वहाँ ना होकर उसको नाउन के बाद में लिया गया है। जनरली क्या होता है कि एडजेक्टिव को नाउन से पहले लिया जाता है। जैसे कि राइट क्या सेंटेंस होना चाहिए था, ही चूजेस पर्पल एंड रेड फ्लावर्स, लेकिन पर्पल एंड रेड जो कि एडजेक्टिव है उनको बाद में लिया गया है। तो ये क्या है हमारा एनास्ट्रॉफी। एक और एग्जांपल देख लें, ही टॉक्ड ऑफ टाइम्स पास्ट एंड फ्यूचर। टॉक्ड ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर टाइम के बारे में होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें पास्ट एंड फ्यूचर जो एडजेक्टिव है उसको बाद में लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट्स एनफ फॉर दिस वीडियो। वी विल cover all other figures of speech in the next video. Till then, goodbye and take care.